आप सभी का अपनी पाठशाला पर मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। कुछ बालक एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं। मुझे लगता है कुछ बालक पहली बार हमारी क्लास में आए हैं तो उन्हें थोड़ी सी बेचैनी हो रही है कि आज सर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं उनका एप्लीकेशन कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उन्हें बार बार सोर्स कोड एरर दिखा रहा है। कुछ ऐसा सब कुछ उनके नजर कितने खतरनाक ख्याल उनके दिमाग में आ रहे हैं। हाँ जी, तो मीत, हर्षित, शिवम, नरेंद्र, पूजा, आनंद, विजय, विपिन, ब्रज, हिमांशु, संजय, रवि, मयंक, ज्योति, अवनी, हितेश, गोपाल, रोहित, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ, दुरुस्त, मस्त, एकदम बढ़िया होंगे और यूरोप की यात्रा कल जहां हमने छोड़ी थी उससे आगे की यात्रा करने के लिए भी तैयार होंगे। तो यूरोप की यात्रा करने के लिए अगर आप तैयार हैं, अपनी कमर की पेटियां बांध चुके हैं, तो आज की यात्रा में आपका स्वागत है। और इस यात्रा क्रमांक में हमने अभी तक यूरोप के कुछ देश आपसे चर्चा में लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए जब हमने लैंडमार्क्स की बात कर ली, देश हमने चर्चा में ले लिए, तो उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे वाटर बॉडीज के बारे में, आज हम जानेंगे पर्वतों के बारे में, आज हम जानेंगे नदियों के बारे में, स्टेट्स के बारे में और तो और यूरोप किस प्रकार से अन्य जगहों से सेपरेट होता है, इन सब के बारे में। तो बहुत कुछ जानने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल आप सबसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं। कितने देश यूरोप में ऐसे हैं जिनकी सीमाएं एशिया में भी हैं? उदाहरण के लिए यदि आपने रशिया देखा है तो रशिया का हिस्सा यूरोपियन रशिया कहकर कहलाता है और एक हिस्सा रशिया कहलाता है। यानी रशिया यानी रूस, एक हिस्सा इसका यूरोप में है, एक हिस्सा इसका एशिया में है। ऐसे कितने देश हैं जिनका एक हिस्सा यूरोप में और एक हिस्सा एशिया में है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाय द वे मैप भी आप लोगों के पास होगा, खोजिए और खोज करके उसमें से बताइएगा, ठीक है? हाँ जी मनोज भाई, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में आंसर भी आना शुरू हो चुका है। इतनी सी देर में आंसर आ चुका है, 2 देश के नाम आ चुके हैं। रशिया और टर्की, 2 देशों के नाम आ चुके हैं। हाँ निरंजन मीना, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट। चलिए तो आज के सेशन में इंतजार करिए आगे बढ़ने का, देखते हैं क्या सही जवाब है, ठीक है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको कुछ बातें और बता दें। जैसा आप सभी ने आज तक जाना है, आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया था तो कहा था सुरेश अपने उसमें, हाँ रशिया और टर्की 2 देशों के नाम आ चुके हैं। हाँ निरंजन मीना, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट। चलिए तो आज के सेशन में इंतजार करिए आगे बढ़ने का, देखते हैं क्या सही जवाब है, ठीक है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको कुछ बातें और बता दें। जैसा आप सभी ने आज तक जाना है, आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया था तो कहा था कि भाई नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से एक स्थमस के माध्यम से जुड़ा हुआ है। याद है हमने आपको जानकारी दी थी, स्थमस मतलब स्थल मध्य धरुव। जितने भी नए विद्यार्थी आज के सेशन में कनेक्ट हुए हैं इन्हें मैं याद दिला दूं, आप पुरानी सारी क्लासेस देख सकते हैं, इवन जो मार्च में क्लासेस थी आप उन्हें भी देख सकते हैं, है ना? तो आप खाली बचे समय में उन क्लासेस को देखकर अपना नॉलेज बढ़ाते रहिएगा, ठीक है? अच्छा, ये स्थमस के माध्यम से यहां पर जुड़ा हुआ है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बताया था। आपको याद होगा मैंने ऐसे करके आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका एशिया से बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से अलग होता है। हमने ये जानकारी आपको दी थी। सेपरेशन के लिए हमने आपको बताया था किस प्रकार से कोई कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग रहता है। अभी फिलहाल के लिए यूरोप की चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यूरोप को एशिया से, यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अमेरिका से कौन पृथक करता है, इस बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। आपके साथ ये चर्चा चलेगी, आप एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। जिब्राल्टर स्ट्रेट, कौन सा स्ट्रेट हो गया? जिब्राल्टर। कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट था इसलिए मैं आपके कुछ दिनों से आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने कभी कुछ दोपहर में क्लासेस दी हैं, कुछ ऐसे किया, थोड़ा सा इवनिंग टाइमिंग आजकल कहीं अंगेज चल रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि टेलीफोनिकली आपके साथ कंट्रोल करते हुए चीजों को ले चलूं। चलिए तो फिलहाल के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट कौन करता है और यूरोप को एशिया से सेपरेट कौन करता है वो हम जानते हैं। तो जब देखिए साहब, यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करने वाला तो हो गया जिब्राल्टर स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट हो गया? जिब्राल्टर स्ट्रेट। और इसको ना जितना ज्यादा याद कर सकते हो अच्छे से याद कर लेना। स्ट्रेट क्या होता है? जल संधि। जल संधि कैसे? इसमें किस किसकी संधि करा रखी है? इसमें करा रखी है इधर की तरफ अटलांटिक ओशन की और इधर की तरफ भूमध्य सागर की। मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने जब भी शासन दुनिया पर किया है तो जल मार्गों पर बड़ा नियंत्रण स्थापित किया है। जल मार्ग पर स्थापन में ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम जिब्राल्टर स्ट्रेट कह रहे हैं, ये इतनी जबरदस्त जगह है कि सोचिए कि आपको यूरोप में इटली आना हो, चाहे यूनान आना हो, चाहे स्वेज कैनाल आना हो, लेकिन आपको आना इसी जगह से पड़ेगा। जिस प्रकार से स्वेज कैनाल मायने रखती है वैसे ही ये जिब्राल्टर स्ट्रेट मायने रखती है। ये जानकारी आपको पता हो तो ये बहुत बेहतर होता है। जिब्राल्टर स्ट्रेट के माध्यम से स्पेन और मोरक्को एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जिब्राल्टर स्ट्रेट पर जो स्पेन के नजदीक वाला क्षेत्र है, जिसे हम जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं, उस पर कब्जा यूके का है। यानी स्पेन का जो टिप है उस पर यूके का कब्जा है। खैर इसे विस्तार से कभी हम स्ट्रेट लेंगे तब बताएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम रशिया में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि रशिया कितने भागों में बटा हुआ है, मैं वो आपको बताता हूं। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है यूरोप, यहां पर दिखाई पड़ रहा है एशिया। तो यूरोप और एशिया को पृथक करने वाली इस जगह का नाम है यूराल पर्वतमाला। जैसे आप सबको ज्ञात होगा हम लोगों ने बेरिंग स्ट्रेट की चर्चा की थी, जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट की चर्चा की है, वैसे ही यूरोप को एशिया से पृथक करने वाले पर्वत का नाम यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है और उस कारण से यूराल पर्वत और यूराल नदी को संगठित रूप से काम में लिया जाता है सेपरेट करने के नाम पर। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में आप लोग एक चीज और नोटिस कर रहे हैं और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कजाकिस्तान, यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे साथियों
साथियों जब हम इस बारे में ज्यादा गहराई से उतरते हैं तो पता चलता है कि दुनिया के 5 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं रशिया जिनकी सीमाएं यूरोप और एशिया में मिलती हैं। ये जानकारी जब मैंने इंटरनेट पर खोजी तो आप ही की तरह कभी मेरे दिमाग में भी रशिया और टर्की रहा करते थे, लेकिन फिलहाल प्राप्त जानकारी यह है साथियों कि इन सब में से रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और टर्की ये 5 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं एशिया और यूरोप दोनों में पड़ती हैं। ठीक है ना? तो आप ये जो देख रहे हैं कजाकिस्तान से ये सीमा अंदर की तरफ आती है कैस्पियन सागर की तरफ। कैस्पियन सागर से जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो यहां पर यूरोप की सीमा पर आपको दिखाई दे रहा है अजरबैजान। इसका एक हिस्सा अजरबैजान का मेरे प्यारे साथियों, अजरबैजान का एक हिस्सा एशिया में है, बाकी बचा हुआ हिस्सा इसका यूरोप में है। अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, ये वाला बिल्कुल कोने में दिखाया हुआ क्षेत्र है नगोर्नो कराबाख, यहीं पर एक मतलब विवादित क्षेत्र है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। इसके जस्ट ऊपर जॉर्जिया है। जॉर्जिया जो है आर्मेनिया नहीं, जॉर्जिया जो है उसका एक हिस्सा टर्की के साथ इधर से एशिया वाले हिस्से में कवर होता है। बाकी पूरा जॉर्जिया जो है यहां पर माना जाता है किसके अंदर? वो माना जाता है मेरे प्यारे साथियों यूरोप के अंदर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 5 देश हैं। कौन कौन से? याद रखिएगा। रशिया देश कौन कौन से हुए मेरे साथियों? यहां पर देश हुए रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और टर्की। ये 5 देश हुए जिनकी सीमाएं यूरोप और एशिया में लगती हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था ना, आपसे जब पूछा था तो ये जानकारी निकल कर आई थी रशिया, कजाकिस्तान, टर्की और जॉर्जिया, अजरबैजान। ठीक है ना? इन 5 देशों को आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में साथियों जब हम आगे बढ़ते हैं कैस्पियन सागर, अजरबैजान होते हुए, तो असल में यहां पर सेपरेट करने वाली चीज का नाम क्या है? कैसे डिसाइड किया यहां पर कि ये रशिया है या फिर ये यूरोप है और ये एशिया है? साथियों यहां पर एक पर्वतमाला पाई जाती है जिसका नाम है काकेशस पर्वतमाला। काकेशस पर्वतमाला में ऊपर की तरफ उत्तरी भाग और नीचे की तरफ दक्षिणी भाग, अपर और लोअर काकेशस के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। तो जो लोअर काकेशस वाला क्षेत्र है वो यूरोप और एशिया को पृथक कर रहा है। काकेशस पर्वत से एंट्री होती है ब्लैक सी में, ब्लैक सी से एंट्री होते हुए बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, और सी ऑफ मरमरा से होते हुए यहां पर डार्डेनल्स स्ट्रेट और मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इस तरह से बंटवारा हो जाता है। यानी यूरोप को एशिया से पृथक करने के लिए अगर मैं बॉर्डर बनाऊं और आपको एक वृहद मैप पर दिखाऊं तो ये मैप आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। आइए एक बार से तलाशते हैं। जरा इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने यहां पर जो मैप दिखाई दे रहा है इसे नोटिस करिएगा। साथियों ये जो आपको बॉर्डर एरियाज दिखाई दे रहे हैं, अगर इन्हें आप नोटिस करें तो आप पाएंगे कि ये जो सीमा रेखा का विभाजन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा यूरोप है। कैसे कैसे है इस पूरे यूरोप को फिर से देखें हम, तो देखिए ये वाला तो हुआ यूरोप और ये वाला क्षेत्र हुआ एशिया। साथियों जब एशिया और यूरोप की हम बात करते हैं तो यहां पर प्रेजेंट है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत से निकल करके आ रही यूराल नदी, और इस प्रकार से जब हम चलते जा रहे हैं तो चलते चलते हमें यहां पर मिलती है यहां से इस तरफ से कैस्पियन सागर में एंट्री। कैस्पियन सागर यूरोप में भी है और एशिया में भी है। कैस्पियन सागर को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कैस्पियन सागर में इतना सा जो क्षेत्र है वो एशिया के अंदर आ रहा है। यह है अजरबैजान का क्षेत्र, और अजरबैजान से यह क्षेत्र निकल करके आप देखते हैं तो ऊपर की तरफ आर्मेनिया रह जाता है, नीचे की तरफ वाला क्षेत्र जॉर्जिया बनकर आता है। जॉर्जिया को टच करते हुए हम ब्लैक सी में एंट्री करते हैं। यही ब्लैक सी है जो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को यूक्रेन ध्यान होगा। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को यूक्रेन ध्यान होगा तो आपको यह भी ध्यान होगा कि यूक्रेन के नीचे वाला जो हिस्सा है जिसे आप क्रीमिया के नाम से जानते हैं वो यहां पर विजिबल होता है। आप अगर इसको पहचाने तो क्रीमिया के साथ में यहां पर एक समुद्र लगा हुआ है। इस समुद्र को नाम दिया गया है सी ऑफ अजोव। इसे नाम दिया गया है सी ऑफ अजोव, और सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ने वाली इस स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट। आप में से बहुत सारे लोग इस जानकारी को सुनते ही उद्विग्न हो जाएंगे कि सर आप पता नहीं किसको पढ़ा रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे तो सब ऊपर से जा रहा है, ऐसा लग रहा है आप अपने आप को पढ़ा रहे हो। बिल्कुल सही, वो इसलिए संभव है क्योंकि आप हमारी क्लास में पहली बार जुड़े हो। यदि आप पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको हमारा पैटर्न पता होगा, इसलिए मैं विद्यार्थी से गुजारिश करूंगा पुरानी वाली नहीं रह जाएंगी। मैंने कहा आप ये मानकर चलिए कि मैंने अगर आपको ये बातें 2 बार बोल दी तो आपके दिमाग में छप जाएंगी, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। आप केवल अपने दिमाग में एक बार के लिए इतना सा स्वीकार्यता ले आइए कि मेरे दिमाग में ये बातें आ जाएंगी। विश्वास रखिए अपने ऊपर कि आपके दिमाग में ये बातें आ जाएंगी। इतना विश्वास पर्याप्त है आपके लिए। अगर आपने अपने दिमाग में एक बार के लिए यह विश्वास बिठा लिया कि मेरे को ये बातें याद रह जाएंगी। देखिए विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं आपको बताता हूं, और ये चैलेंज बिल्कुल मतलब 100% कामयाब है। और कैसे कामयाब है इसका उदाहरण भी आपको दूंगा। कामयाब इस प्रकार से है कि यदि आप में से कुछ विद्यार्थी स्वीकार करें कि सामने वाली जो चीज पढ़ाई जा रही है ये मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी, तो यकीन मानिए आप कितना भी दिमाग में बिठा लें आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। मैं आपको गारंटी से लिखकर दे सकता हूं। आपने यदि दिमाग में एक बार बिठा लिया कि ये चीज मुझे याद नहीं रहेगी तो वो गारंटी से मानकर चलिए याद नहीं रहेगी। पता नहीं दिमाग में कौन सा केमिकल लोचा होता है कि वो दिमाग का कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। एग्जाम टाइम में अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब हम घबराहट में होते हैं, मुझे तो ये भी याद नहीं है, मुझे तो ये भी याद नहीं है, सब चीजें एकदम ब्लैंक हो जाती हैं, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में एग्जाम टाइम पर विशेष मोड एक्टिवेट होता है। बस अब इतना सा बचा इसी को याद करना है। बस दिमाग में अभी इस फोटो को खींच चले जाएंगे, दिमाग में रखते चले जाएंगे, ठंडे दिमाग से रखते चले जाएंगे। जो देखा वो सब की सब छपता चला गया। ये केवल सोच का परिणाम है साथियों। मेरे साथ में मैपिंग की कई दिनों से क्लासेस पढ़ रहे विद्यार्थियों ने अब तक ये जान लिया होगा कि उन्होंने पुरानी क्लासेस में जब ये सोचा था कि उन्हें कुछ याद नहीं होगा वो क्लास तो बर्बाद हो गई, और जब उन्होंने ये सोच लिया कि हाँ मुझे याद हो रहा है तो सब याद हो गया। कई बार तो हमने बड़े ही मतलब ऊट पटांग प्रकार के वो बनाए हैं, न्यूमोनिक्स बनाए हैं याद करने के लिए, लेकिन सब याद हो गए। ठीक है ना? क्लियर है? मैगजीन कब आएगी? सर एक फ्रॉड ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए एक ऐप डाउनलोड करवा के। ऐप का नाम एल्पेमिक्स था। बेटा इसमें मैं क्या कर सकता हूं मुझे ये बता दो। अंशुल भाटी सर आई स्टडी इन क्लास 6 एंड आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू अंशुल भाटी, बहुत बढ़िया बेटा। मैगजीन जल्दी ही आने वाली है। अनुभव लिख रहे हैं काश यहां पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता तो मैं भी सर के लिए पूछ पाता कि बीपीएससी मेंस के लिए है एक सेशन। अनुभव देखो भैया बीपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अगर 4 चीजें पूछी जाती हैं तो उन चारों का काम यहां पर पूरा हो रहा है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं अलग से, उनके बारे में तो आपको अपना सिलेबस ढंग से देखना होगा। चारों सब्जेक्ट की गारंटी मैं ले रहा हूं, आपके सब्जेक्ट का 90% एरिया, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कुछ स्टेट पीसीएस अपने एग्जाम में कुछ विशेष चीजें डाल देते हैं। जैसे कहीं पर परिवहन डाल दिया, कहीं पर एग्रीकल्चर डाल दिया, कहीं पर रेल मार्ग डाल दिया, कहीं पर जनसंख्या डाल दी, तो वो कुछ विशेष स्टेट पीसीएस की डिमांड होती है। उन जैसी चीजों को मैं यहां नहीं करता, क्योंकि रट्टाबाजी वाली बात है। राजमार्ग में मैं क्या पढ़ाऊं, राजमार्ग इतने होगा इतने किलोमीटर के, क्या पढ़ाऊं इसमें? मतलब आप ऐसे मानकर चलिए अब जैसे कई जगह पर अब जैसे सॉइल है वो चैप्टर में इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा है ना, लेकिन आप पूछा जाए कि रेल मार्ग पढ़ा दो या जनसंख्या पढ़ा दो। जनसंख्या चैप्टर है इंपॉर्टेंट, लेकिन रटने वाला चैप्टर है वो हर साल पढ़ा जाता है, जब सेंसस आएगा तब पढ़ के जाना होता है ना। तो इस तरह के जो चैप्टर स्पेसिफिक है उनको छोड़ दिया जाए तो 90% इसलिए मैं बोलता हूं सारा स्टेट पीसीएस आपका यहां से कवर हो जाएगा। क्लियर है? अशोक का मैप खत्म हो गया, आदित्य मिश्रा समझ में आ गया। चलो बस यही पॉजिटिविटी की जरूरत है मुझे। राहुल लिख रहे हैं मैगजीन जल्दी से लाइए। बेटा जल्दी से लेकर आ रहे हैं है ना, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। सोनम आप मेरी क्यों नहीं सुनते? सोनम जब इतना बड़ा बात लिखा है तो आगे भी लिख दो कि ये भी सुन लीजिए सर। साइंस का बैच लेकर आइए।
पहले इनको खत्म करा ले, मेरी तो इसी में झागा रखें है ना, पहले इनको खत्म कर लें, देखेंगे सब चीजें, क्योंकि इनको खत्म होने में भाई साहब हालत खराब हो रही है। चलो फिर से यूराल नदी, कैस्पियन सागर के बाद काकेशस के बाद ब्लैक सी, क्या होगा ब्लैक सी भाव होगा ब्लैक सी के साथ में अब क्रीमिया, ध्यान था हम सबको, क्रीमिया के बाद में ब्लैक सी से निकल करके जहाज कहां से गए, यहां से गए। ये जगह कौन सी है, इस जगह का नाम क्या है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट की विशेषता क्या है, बॉस्फोरस स्ट्रेट की विशेषता यह है सर कि बॉस्फोरस स्ट्रेट के माध्यम से ये रहा, बॉस्फोरस स्ट्रेट के माध्यम से ही ब्लैक सी का अनाज मेडिटेरेनियन सी तक जा सकता है। बॉस्फोरस स्ट्रेट पर किसका कब्जा है, टर्की का कब्जा है। बॉस्फोरस स्ट्रेट पर एक शहर है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया करके नाम है, ठीक है ना। हाँ जी, अपनी अपनी फरमाइशें एंड में लिखना, फिलहाल के लिए पढ़ लीजिए अपनी अपनी फरमाइशें, बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। हाँ, मैं सबकी सुनूंगा, लास्ट में सुनूंगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए है ना, सबकी बात सुनेंगे प्लीज, अभी पढ़ लीजिए फिर हम भटक जाएंगे। बॉस्फोरस स्ट्रेट के बाद में यहां पर एक समुद्र है जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा, नाम याद कर लीजिएगा, फिलहाल के लिए नाम याद कर लेना। और मैं आपको एक चीज तो दिखाना ही भूल गया, अभी दिखाऊंगा, मैं जल्दबाजी में भूल गया, अभी दिखाऊंगा। देखिए यहां पर बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा के बाद में यहां पर भी एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डार्डेनेलस स्ट्रेट, ये किसको किससे जोड़ रही है, ये बॉस्फोरस सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ती है। यहां पर एक समुद्र है, उस समुद्र का नाम है एजियन सी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये तो हो गया ब्लैक सी। अब ब्लैक सी से होकर के यहां पर एक रास्ता निकला, फिर यहां पर एक छोटू सा सी था, फिर यहां पर एक रास्ता निकला, फिर यहां पर एक छोटू सा सी था, फिर यहां पर एक रास्ता निकला, और रास्ता क्या होता है, ये सी जो है धीरे धीरे यहीं पर ब्रॉड हो गया, और यहां पर एक रास्ता निकला, यहां एक छोटू सा सी था। अच्छा, मैं सबके नाम बता देता हूं आपको। जैसे यहां पर सबसे ऊपर जो सी है इसका नाम है सी ऑफ अजोव, क्या नाम है, सी ऑफ अजोव, याद कर लेना एक बार मेरे कहने से, ठीक है। सी ऑफ अजोव कहां है, ये रहा सी ऑफ अजोव, ठीक है। सी ऑफ अजोव एक स्ट्रेट के माध्यम से ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो आंसर है कर्च स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से, कर्च स्ट्रेट, तो ये रही कर्च स्ट्रेट, ठीक है ना। ये वही कर्च स्ट्रेट है जो क्रीमिया को रशिया से जोड़ती है। आपको याद होगा इसी कर्च स्ट्रेट के ऊपर पुल बनाया था रूस ने, जिसे यूक्रेन ने बम से उड़ा दिया था, याद होगा, इस पर हमने सेशन किया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। फिर ब्लैक सी के बाद में यहां पर एक समुद्र स्थित है, इस समुद्र का नाम है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से जोड़ने वाली इस लाइन का नाम क्या है, इसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। क्या नाम है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। दोबारा सुन लीजिएगा, सी ऑफ अजोव, कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट, फिर सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा को आगे से फिर एक स्ट्रेट में जोड़ रखा है, और उस स्ट्रेट का नाम है डार्डेनेलस स्ट्रेट। आप सबसे गुजारिश है, संभव है कि मुझसे स्पेलिंग में गलतियां हो जाए, अंग्रेजी नहीं पूछी जाती ज्योग्राफी में, ठीक है ना। तो आप जो लिखते हैं बस भावना सही होनी चाहिए, पहला और आखिरी अक्षर जो है ना वो सेम होना चाहिए, डॉक्टर वाली भाषा लिखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डार्डेनेलस स्ट्रेट जिस समुद्र से जोड़ रही है उसका नाम है एजियन सी, और एजियन सी जो है वो हिस्सा है मेडिटेरेनियन सी का। किसका, मेडिटेरेनियन सी का, भूमध्य सागर का। जैसे बंगाल की खाड़ी अरब सागर हिस्सा है हिंद महासागर की, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा वाटर बॉडी आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। आप लोगों से मुझे क्या उम्मीद थी, आप लोगों को मेरे को आपसे ये उम्मीद थी कि आप लोग अपने मैप में भी इसे चेक कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप अपनी उसके अंदर मैप में चेक कर लिए होंगे, मुझे आपसे यह उम्मीद थी। तो एक प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरा की पूरा ये बता दिया। कौन से 5 देश थे, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की। ये 5 देश ऐसे हैं जो रशिया में भी, जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। ये बात समझ में आ गया। मेडिटेरेनियन सी के माध्यम से जिब्राल्टर स्ट्रेट पे एक तरफ यूरोप एक तरफ अफ्रीका, इस माध्यम से हमने अलग कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इधर अटलांटिक ओशन, और याद रखिएगा ये आइसलैंड का जो क्षेत्र है ये किसके कब्जे में है, डेनमार्क के है। कहां पर ये हिस्सा होने को टेक्निकली तो आइसलैंड जो है वो यहां पर डेनमार्क के अंदर स्थित क्षेत्र है, जो आइसलैंड जो है वो एक कंट्री है और ये यूरोप के अंदर स्थित है। इससे आगे जो ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है वो डेनमार्क का हिस्सा है, क्लियर। चलिए अब मैं आपको एक चीज दिखाने की कह रहा था जो मैं जल्दबाजी में भूल गया, मैं आपको एक बार दिखाता हूं, क्या आइए एक बार देखते हैं। हाँ जी, मैंने आप लोगों को जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए हैं अपने पढ़ाए हुए कंटेंट से, अब तक हम लोग आपके साथ में नॉर्थ अमेरिका में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुके हैं, साउथ अमेरिका में पूछे हुए क्वेश्चन करा चुके हैं। आज बारी है ऑस्ट्रेलिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाने की। दिखाने इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सब पढ़ा चुका हूं, ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये गारंटी है। ये जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं ना उससे कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बचेगा ही नहीं, ये गारंटी है। देखिए इधर ऑस्ट्रेलिया अभी खत्म हुआ है कल परसों, क्वेश्चन देख लीजिए, आप भी देखते चलिए, बताते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। पश्चिम और पूर्व याद है ना, ऑस्ट्रेलिया अगर ये है तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ इधर है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है यहां पर बताइए। इधर अफ्रीका है तो अफ्रीका के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में दिशा ज्ञान होना कितना जरूरी है। उम्मीद है आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। इंडियन ओशन कितना आसान लग रहा है, और अगर हमें दिशा ना पता हो तो हमारे साथ दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन बन गया तुरंत। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। यहां ऑस्ट्रेलिया, बगल में न्यूजीलैंड दिखाया था, याद कर लीजिए। मैंने आप लोगों को यहां पर एक क्षेत्र दिखाया था इतना सा, जिसका नाम था तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से सेपरेट करती थी बास स्ट्रेट, और इधर बताया था तस्मान सी, ये रहा ऑप्शन में तस्मान सी। अगर क्वेश्चन देखकर कॉन्फिडेंस आ रहा हो, ये अपलोड करा दूंगा, अभी की अभी आप लोगों को मिल जाएंगे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करिए, आपके पास में अपलोड कर मिल जाएगी। अभी आएगी है ये, इनकी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दूंगा। पीसीआर तो लिख रहे हैं, मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। अरे क्यों नहीं बनेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई। देखिए आगे चलिए, एमपीपीसीएस के अंदर क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है, एमपीपीसीएस में पूछा गया, मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस के अंदर है। इधर आ जाइए, इसके बाद में तस्मानिया इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल बताया तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया से कैसे सेपरेट होता है, ये लीजिए, बास चैनल या बास स्ट्रेट दिखाई देगा, क्लियर। ऐसे ही निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दुनिया में अधिकांश प्रवालभित्तियां उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती हैं। दुनिया की 1/3 प्रवालभित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में पाई जाती हैं। पोलर रीफ होस्ट मोस्ट नंबर ऑफ एनिमल, सारे ऑप्शन सही है। ये यूपीएससी के अंदर पूछा गया सवाल है। यूपीएससी क्या करती है, एक सवाल में 3-4 सवाल पूछ लेती है। तो ये देखिए यूपीएससी के अंदर पूछा गया सवाल है, ठीक है। ऐसे ही सीडीएस में एक बार लिखा है कि सीडीएस के भी सवाल लाइए। ये रहा बेटा सीडीएस का सवाल, विश्व में सबसे बड़ा बैरियर रीफ सिस्टम कहां पाया जाता है, सीडीएस में पूछा गया सवाल है। कोई हमारे अंदर आपके लिए स्पेसिफिक भावना नहीं है कि एसएससी वालों के लिए पूछा जाएगा, कि यूपीएससी वालों के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, सबके लिए है। इधर देखिए, ये यूके एसएससी जो मतलब उत्तराखंड वालों का है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, मैंने तो आपसे कहा था कि हर जगह ये ग्रेट लगा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब इधर निम्नलिखित में से किस देश के अंदर तनामी डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग रेंज, मोरे और डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया। इधर निम्नलिखित में से घास का मैदान न्यूजीलैंड में किस तरह से घास के मैदान पाए जाते हैं। घास मैदान कैंटरबरी पढ़ाया है क्लास में भाई, दक्षिण आल्प्स पर्वत पढ़ाया है न्यूजीलैंड। अवरोही क्रम में क्षेत्रफल के आधार पर ये तो कही देंगे। उस शहर का नाम बताइए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मैंने आपको सारी राजधानियां मैप पर दिखाई थी, सारी राजधानियां याद कराई थी। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट आर्डेशन, किम्बरले पठार। न्यूजीलैंड में से किस द्वीप का हिस्सा माना जाता है, पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया द्वीप समूह में कौन शामिल नहीं है, फिजी। अब आप सोचिए समोआ, ताकि उनको याद करने, मार्शल
बात हो सकती है, लेकिन 90% किसी भी एग्जाम का आपको कंटेंट मेरी क्लास में मिल जाएगा। हम विद्यार्थी रहे तो कम से कम एक बार थम्स अप तो कर दो कि हाँ सर सब ध्यान आ गया। प्रमोद लिखे संडे को सीरियस एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, मैं गारंटी दे रहा हूं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग मैंने आपको पढ़ा दिया आपको और जो मैं पढ़ाऊंगा, भाई देखो भगवान को खुद को कोई इंसान समझ नहीं सकता, हम विद्यार्थी रहे हैं, विद्यार्थी के रूप से आपको पढ़ाते हैं। ये मैं अश्योर कर सकता हूं आपको, अगर क्वेश्चन पूछा गया और कोई बच्चा पढ़ के जाएगा तो इससे अच्छा कंटेंट उसके पास शायद ही उपलब्ध हो। पहला विश्वास मुझे ये है। दूसरा विश्वास मुझे ये है, ज्यादा फेंकना बड़ी बात हो सकती है, लेकिन 90% किसी भी एग्जाम का आपको कंटेंट मेरी क्लास में मिल जाएगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। 100% वाला तो मैं विश्वास खुद के अंदर कभी नहीं पाला ना पालूंगा, क्योंकि इंसान हूं ना, तो इंसान की तरह मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। मैं कह दूं कि भाई आपको सारे क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 90% से कम आपको क्वेश्चन मेरे कंटेंट से मिले, ठीक है ना। इसलिए जिन चीजों पर गला फाड़ रहा होता हूं ना, उनको बस ये समझ के विश्वास कर लिया करो कि इस आदमी ने जो इतना चिल्लाया है इसके पीछे कोई उद्देश्य है। आपको मैं बता दूं, मैंने ये सारी चीजें अपनी परीक्षा में उंगली पे याद रखी हैं। आज मैं टीचिंग में हूं, मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं चीजों को याद रखूं, लेकिन जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, आपके जीवन में था, तो मैंने सब चीजें फिंगर टिप पर याद रखी हैं। इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूं कि क्या क्या याद करना होता है, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टेंटोपॉलिस बेटा कुछ तो दुनिया को ही बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये हो गया। 90% बोला सेफ साइड होता है कि 90% अपने साइड से आएगा, क्योंकि आप फिर एग्जामिनर से भी आप चैलेंज कैसे ले सकते हो। यूपीएससी के अंदर तो कोई चैलेंज कैसे भी नहीं ले सकता, कुछ भी पता चला है, क्योंकि यूपीएससी अपने लेवल पर चली होती है। आए तो सवाल है नहीं कहा अभी, ठीक है। तो ये सारे देश में मैं आपको दिखा दिया, आपको आगे बढ़ते हैं। सारे कंट्री में आपको दिखा चुका हूं, सारे कंट्री आपको लिस्ट में देनी है, कैसे कैसे कौन किससे अलग होता है यहाँ पर मैं लिख में दे चुका हूं, और ये सारी चीजें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध करा दी गई है, ठीक है। आज अब हम यहाँ से आगे बढ़े, जो बातें मैंने अब तक बोली वो सब यहाँ पर लिख करके दे दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपसे गुजारिश है, जो भी विद्यार्थी मेरे जर्नलिस्टिक बातें लिखकर पूछ रहे हैं अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, उनसे गुजारिश है अपना समय खराब ना करें। पढ़ने आए हो, वीक में 5 घंटे मेरे साथ पढ़ोगे, उसमें भी समटाइम्स कोई ना कोई भांजी बन जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि क्लास पढ़ते समय किसी भी प्रकार की अन्य बातें, इसका सिलेबस बता दो, फलाने का सिलेबस बता दो, इसका जितना काम मुझसे करवाते हो इससे अच्छा गूगल से करवा लो, वो मुझसे अच्छा टीचर है इस मामले में बताने के लिए। गूगल सिलेबस बताए, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो ये फर्जी चीजों में दिमाग लगाओ, उससे बेहतर है कि मेरे साथ पढ़ने का काम कर लो, बाकी चीजें गूगल पे छोड़ दो। और आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गई, चैट जीपीटी से पूछ लो, ठीक है। और अगर नहीं पूछ पाओ, आपको लगता है नहीं सर आप ही बताओ, तो आप गलत जगह आ रहे हो। मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूं कि मैं आपकी इस चीज में मदद कर पाऊंगा, ठीक है। अब बॉर्डर विजिबल है सबके आराम से, पहले थोड़े बॉर्डर जो थे वो लाइट हो रहे थे, मैंने सब विजिबल कर दिए। चलिए अब हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं आपको समुद्र दिखाने की। समुद्रों की शुरुआत करते हैं, तो समुद्र में एक समुद्र में यहाँ पर और मार्क कर देता हूं ताकि आप उसको आसानी से कर पाएं। हाँ जी, यहाँ पर एक समुद्र दिखाई दे रहा है आपको जिसका नाम है व्हाइट सी। देखो अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से चीजों के नाम रखे, कैसे, इधर रख दिया व्हाइट सी, नीचे रख दिया रेड सी, इधर रख दिया बीच में ब्लैक सी, उधर रख दिया येलो सी। नाम सी का नाम है व्हाइट सी, ये दिखाई दे रहा। अब सोचो आपसे केवल पेपर में ये पूछ लिया जाए व्हाइट सी ब्लैक सी, इनको मतलब उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करो। सोचो आप व्हाइट सी ब्लैक सी और थोड़ा नीचे चले जाओगे तो रेड सी। रेड सी याद है स्विच कैनाल के माध्यम से जो करेक्ट हो रखा है। एनडीए में आपकी क्लास 11 क्वेश्चन आए थे, अब जनता सारे क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, सारे क्वेश्चन अपनी क्लास आएंगे, अब बस वही तारीफ खत्म करो, पढ़ लो फिर बात करेंगे। देखो तो व्हाइट सी दिखाई पड़ गया, व्हाइट सी के उत्तर में चलोगे तो यहाँ पर एक सी दिखाई दे रहा है जिसका नाम है बेरेंट सी। हाँ भाई, बेरिंग स्ट्रेट अलग थी, बेरेंट सी अलग है। बेरिंग स्ट्रेट जो कि एशिया को अमेरिका से अलग कर रही थी, याद आ गया। अच्छा, तो बेरेंट सी याद कर सकते हो, उधर की तरफ भी नाम से काफी सारे थे, बफिन्स बे थी, बेरिंग सी था, बेरिंग स्ट्रेट था, है ना। उस तरह से चीजों को कंफ्यूज मत करिएगा, चीजों को एक बार दिमाग में बिठाइए। पहले फिर से बेरेंट सी, व्हाइट सी। अब आते हैं नीचे की तरफ, देखो आपको ये देश याद आ रहा है, कौन सा देश है ये? फिनलैंड देश याद करते चलो भाई। ये कौन सा देश है? स्वीडन। ये कौन सा देश है? नॉर्वे। अच्छा, अब देखो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में यहां पर एक गल्फ स्थित है। गल्फ याद है ना, मैंने आपको पढ़ा रखा है, पानी, वाटर। जब 3 जगह से जमीन से घिरा हुआ हो, 3 साइड कवर्ड हो, तो उसे या तो बे कहा जाता है, या गल्फ कहा जाता है, या बाइट कहा जाता है, ठीक है। बे, गल्फ और बाइट। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा साहब, हमने यहां पे क्या लिखा है? गल्फ ऑफ बोथनिया। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा पानी जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। देखिए कहां से घिरा हुआ है, इधर देखिए जमीन, एक तरफ स्वीडन है, एक तरफ फिनलैंड है और एक तरफ बाल्टिक समुद्र है। इनके बीच के समुद्र को क्या कहा गया है? गल्फ ऑफ बोथनिया कहा गया है। याद रखिएगा, गल्फ ऑफ बोथनिया। कंफ्यूजन किससे होता है? बोथनिया को हम बॉस्फोरस स्ट्रेट से कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। मेरे कहने से एक बार के बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, गल्फ ऑफ बोथनिया के बाद में अब जब फिनलैंड इस तरफ है, तो जब फिनलैंड इस तरफ है तो फिनलैंड में ही एक गल्फ बनी हुई है जिसका नाम गल्फ ऑफ फिनलैंड। आप में से कुछ लोग पूछेंगे हम इसे क्यों याद रखें? गल्फ ऑफ फिनलैंड में क्यों याद रखनी? ये इतनी इंपॉर्टेंट गल्फ है क्योंकि असल में जब हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया को बाल्टिक समुद्र में जो रास्ता मिला हुआ है वो गल्फ ऑफ फिनलैंड के माध्यम से ही मिला हुआ है। जैसे हम परेशान होते हैं चिकन नेक को लेकर कि भाई चिकन नेक अगर किसी प्रकार से भारत का पूर्वोत्तर से कनेक्ट करने वाला रास्ता चीन के हाथ लग गया तो हमारे साथ पूर्वोत्तर कट जाएगा। ऐसे ही विचार करो कि इधर फिनलैंड नाटो के कंट्रोल में है और इधर की तरफ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश आपको याद होंगे, मैंने पढ़ाया था अभी कल परसों ही, कल ही तो याद कराए सारे के सारे नाम, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब इधर देखो, ये वाले देश इस वाले देश से कनेक्टेड हैं, इधर भी नाटो, इधर भी नाटो। ये नाटो देश आपस में इस रास्ते को यहां पर ब्लॉक करके बैठ जाएं तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि रूस को तो समुद्र ही नहीं मिलेगा भाई। यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग करके स्थान है, मास्को स्थान है, ये वाले वो क्षेत्र हैं रशिया के जो कि व्यापारिक केंद्र हैं, उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा। समुद्र से परिवहन कैसे कर पाएगा रशिया? विचार करिए, विचार करिए। यहां से गल्फ ऑफ फिनलैंड ही उसके पास एक ओपनिंग है, दूसरी रूस के पास जो ओपनिंग है वो कहां है? तो वो आंसर है यहां पर ब्लैक सी में। अब फिर से देखिए इंटरेस्टिंग चीज, ब्लैक सी में यहां पर बैठा हुआ है टर्की, टर्की के इस तरफ बैठा हुआ है, टर्की दोनों तरफ से बैठा हुआ है। देखिए ये भी टर्की है, ये भी टर्की है, यानी टर्की का एक हिस्सा यूरोप में, एक हिस्सा एशिया में। बॉस्फोरस स्ट्रेट, टर्की खुद नाटो मेंबर है। आप विचार करें, नाटो मेंबर्स ने यह रास्ता बंद कर दिया, नाटो मेंबर्स ने यह रास्ता बंद कर दिया। अब सोचो आप कहां से रशिया बाहर निकलकर आएगा? अब आप में से कुछ लोग एक सवाल करेंगे, क्या बात कर रहे हो सर? ये रहा ना व्हाइट सी से निकल कर आएंगे, ये गए व्हाइट सी से, बेरेंट सी से होते हुए, आर्कटिक समुद्र से होते हुए और फिर अटलांटिक सी में आएंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। हां, एक बात लिखा है कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन भी यहीं से जाती है। बिल्कुल, ये जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है ना, इसी से होकर के नॉर्थ स्ट्रीम, नॉर्थ नहीं बेटा, नॉर्थ स्ट्रीम है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात कह रहा है सर कैस्पियन सागर से आ जाएगा। बेटा कैस्पियन सागर तो किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, कैस्पियन सागर तो झील है, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा कैस्पियन सागर दिमाग में कंफ्यूजन दे रहा है तो ये देखिए कैस्पियन सागर इस प्रकार से है, लैंडलॉक समुद्र है ये, और लैंडलॉक जब समुद्र कोई होता है तो उसे झील कहा जाता है, वो समुद्र नहीं होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे, आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनना चाहिए कि
अगर ऐसी स्थिति हो गई तो फिर तो रशिया के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है सर। रशिया कैसे व्यापार करेगा दुनिया से? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो एक प्रकार से रशिया का जो यूरोप वाला हिस्सा है उस पर तो नाटो ने पूरा कंट्रोल स्थापित कर रखा है। यही कारण है कि आप व्हाइट सी को पढ़ रहे हैं। आप पूछेंगे सर लेकिन एक बात बताइए, व्हाइट सी का नाम व्हाइट सी क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्या समुद्र में व्हाइट होते हैं क्या? हमने कहा चलिए एक बात जान लेते हैं इस बात को। असल में व्हाइट सी का नाम व्हाइट सी इसलिए पड़ा क्योंकि बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रिजिड जोन में आते हैं, सर्द वाली जगह पर आते हैं, बर्फ जमी रहती है। यहां से ऊपर बैरेंट सी पूरा बर्फीला एरिया है, बर्फ में जहाज कैसे चलेगा? अब एक बालक लिखा है सर एक काम करें, कैलिनग्राड से निकल जाएगा ये। बेटा कैलिनग्राड तक की जो कनेक्टिविटी है, कहां गया कैलिनग्राड? ये रहा, ये वाला जो कैलिनग्राड है इस तक की कनेक्टिविटी होके कहां से निकल रही है? पोलैंड से होकर के। कैलिनग्राड तो ऑलरेडी पोलैंड के रास्ते से ही जा सकता है, कोई और कोई जा ही नहीं सकता। अगर जाना है कैलिनग्राड तो या तो इन दो देशों से होकर निकलो या इससे होकर निकलो। आपके ऊपर तो पहले से रास्ते पर रोक लगा रखी है, ये याद कर लो। बताओ जरा, अब विजिबल है, ठीक है? तो यहां तो वैसे कोई नहीं पहुंच सकता, तो फिर क्या करें? अब एक बालक बोल रहा है जिसका नाम है विक्की बूटिया, वो कह रहा है सर चाइना की तरफ से भी तो रास्ता है। बहुत सही सोचा बालक तुमने, शाबाशी के पात्र हो तुम इस कारण से, क्योंकि हम लोग बह जाते हैं कई बार जल्दबाजी में। और आंसर ये है कि रशिया का यूरोप वाला रास्ता तो आप बंद कर सकते हो, लेकिन रशिया तो आर पार है, और रशिया तो इतना आर पार है कि इसका एक हिस्सा पूरा तरह से पैसिफिक सी में खुलता है। कहां खुलता है? पैसिफिक सी में। दूसरी तरफ भी इसके पास में ओशन है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, लेकिन सर एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने कहा बताओ सर पैसिफिक सी में भले खुले, लेकिन जो इसका सबसे डेवलप्ड क्षेत्र है, रशिया का जो सबसे डेवलप्ड क्षेत्र है जहां पर विकास होता है, वो यूरोप वाला क्षेत्र है। सर सारी इंडस्ट्रीज इनके यूरोपियन साइड में है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, सारा खाली है मामला। तो फिर क्या करें? तो यूरोप वाली साइड से रशिया वालों ने क्या तरीका निकाला कि ये जो बैरेंट सी है, इधर कारा सी है, इनके रास्ते होकर के अटलांटिक सी में जहाज पहुंचाने शुरू किए। सर बर्फ में जहाज, क्या आपको लगता है टाइटैनिक मूवी नहीं देखी? सर मैंने कहा देखिए ना सर, टाइटैनिक मूवी में टाइटैनिक जहाज डूबा कैसे था? मैंने कहा एक आइसबर्ग से टकराकर डूबा था। तो बोले सर जब आइसबर्ग से टकराकर डूबा था ना, तो आप ध्यान रखो यहां तो पूरा ही समुद्र बर्फ से बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में तो सर जहाज निकलेंगे तो डूब जाएंगे। मैंने कहा भाई वो टाइटैनिक था, ये रशिया है। इसने ऐसे जहाज बना लिए जो समुद्र की बर्फ को काटते हुए चलते हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊं तो उसमें थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन समय मिलेगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा, जिसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा। इन्होंने ऐसे जहाज बना लिए हैं जो बर्फ पर चल सकते हैं। बर्फ पर चलने के लिए, बर्फ को काटने के लिए ही इन्होंने आगे सारा जुगाड़ लगा रखा है। बर्फ में से होते होते, क्योंकि बर्फ पानी के ऊपर जमती है, नीचे थोड़ी जमती है, उसको काटते हुए निकल सके, ऐसे इन्होंने आइस कटर लगा रखे हैं। ठीक है, कभी दिखाएंगे उस तरह की फोटो भी सेशन के बीच में दिखा दूंगा, अगर जरूरत होगी तो बता देना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बैरेंट सी, कारा सी, इनसे होकर निकलने का रास्ता है। ठीक है, तो एक प्रकार से समुद्र का महत्व बहुत ज्यादा है, रशिया के लिए तो बहुत ज्यादा है, इसको आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अभी जो फिलहाल लड़ाइयां चल रही थी वो असल में सारी लड़ाइयां इसी कारण से थी। क्या ये जो ब्लैक सी है ना, इसके माध्यम से रशिया जो है वो क्रीमिया पर कब्जा करके एक बहुत बड़ा मतलब अपने लिए सी कोस्ट ले रहा था। क्रीमिया मिल गया उसको, मारियोपोल मिल गया, सी ऑफ अजोव मिल गया, तो उसको एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया मिल गया। लेकिन कंडीशनल क्या है कि अभी उसकी सारी जिम्मेदारी बॉस्फोरस स्ट्रेट पर टिकी हुई है। ठीक है, शुभम लिख रहे हैं माय लॉर्ड मेरी भी सुन लो। बताओ बेटा। हाँ नहीं लिख रहे ऐसे फ्यूल का लॉस होता होगा। हाँ होता है बेटा, लेकिन अभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनका रास्ते रोक दे। गल्फ ऑफ फिनलैंड को अगर रोक देना तो शायद ये परमाणु बम सबसे पहले इसी जगह चला है, रास्ते रोकने वाले के ऊपर। ठीक है ना? आदर्श इससे समुद्री जल का स्तर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ता है बेटा। नाजिया बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो पहली चीज आपको मतलब केवल दिमाग में मैंने इसलिए बिठा दी ताकि बातों में मजाक में काफी सारी चीजें याद रह जाती हैं। गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया, व्हाइट सी हो गया, बैरेंट सी हो गया, कारा सी हो गया, बैरेंट सी हो गया, कारा सी हो गया, इधर गल्फ ऑफ फिनलैंड हो गई। गल्फ ऑफ फिनलैंड अगर मैं आपको नहीं बताता तो याद नहीं रहती। अब मैंने इस तरह से आपके दिमाग में चीजें डाल दी तो दिमाग में बैठ जाएंगी। अच्छा, ऐसे ही यहां पर एक गल्फ और है, उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ रीगा। नाम क्या है? गल्फ ऑफ रीगा। तो देखिए गल्फ से मैंने आपको बताया था ना, बे, गल्फ ऑफ व्हाइट, तो गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में पूछी गई चीजें हैं ये कि ये कहां स्थित है, कौन सी जगह स्थित है, ये सब यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो गल्फ ऑफ रीगा क्लियर हो गया। अब हम आ गए बाल्टिक सी के अंदर। बाल्टिक सी से होते हुए हम निकल रहे हैं, तो हमें यहां पर एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए, इस देश का नाम है डेनमार्क। जब आप देश को देख रहे हैं तो यहां से होते हुए जब हम निकल रहे हैं तो यहां पर स्कारगेट नाम से ये देखते हैं, ये इधर देखिए एक और ये दो बे आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। कौन सी है? एक का नाम है काटेगार्ड बे और एक का नाम है स्केजरैक बे या फिर गल्फ। ये पानी एक तरह से बाल्टिक सी का है और वो यहां से बचते बचाते यूं घूमते घुमाते नॉर्थ सी में आ रहा है। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा हमें क्यों जरूरी है सर ये सब जानना? बेटा ये सब इतनी स्ट्रेटेजिक साइट है कि ये दुनिया के लिए, आपके लिए तो है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया के लिए ये इतना मायने रखती है कि एक बार अगर इनमें से किसी भी हिस्से पर किसी का कब्जा हो गया तो ये समझो कि वो युद्ध का विजेता हो गया। बोले कैसे? हाथ ही नहीं आना चाह रहा है। हाँ भाई, जैसे मान लो कि यहां से होकर कुछ सामान निकला। अब ये कोई अकेले रशिया की बात थोड़ी है, आप सोचो। अब आपके लिए ये जो है ना स्केजरैक और काटेगैट, स्केजरैक और काटेगैट, ये आपके लिए हो सकता है यूजलेस हो, कोई बात नहीं, लेकिन विचार करो जिन देशों की पूरी जिंदगी इन पर टिकी है। तो जैसे हमने कहा विचार, ये जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये जो देश है भाई, ये तीनों के तीनों देश जिनको बाल्टिक नेशन के नाम से जाना जाता है, ये निकलेंगे कहां से? ये बाल्टिक नेशन कहलाते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये निकलेंगे कहां से? इनका सारा माल, चलो रशिया के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये अपना माल कहां से निकाल के बेचेगा भाई? ऐसे ही फिनलैंड है, ये अपना माल निकाल के कहां से बेचेगा भाई? है? उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही है। ये पोलैंड है, ये अपना माल कहां से निकाल के बेचेगा? इन सारे देशों के लिए ये रास्ता, मतलब किसी ने अगर कहा कि गल्फ ऑफ फिनलैंड को रोक लो, मैंने कहा कि यहां पर काटेगाटा बे पे या फिर यहां पर किसी ने किसी तरह का रास्ता रोक दिया तो ये पूरा का पूरा एरिया व्यापार से अवरुद्ध हो जाएगा। आप सोचो यहां पर कितनी महत्वपूर्ण जगह है, काटेगाटा बे, ऐसे ही स्केजरैक बे, और यहां से होते हुए फिर आपकी एंट्री होती है नॉर्थ सी में। जब कोई व्यक्ति नॉर्थ सी में पहुंचता होगा, यानी किसी भी देश का जहाज जब नॉर्थ सी में पहुंचता होगा तो वो बड़ी मतलब खुशनसीबी की सांस लेता होगा कि थैंक गॉड अब हम नॉर्थ सी में आ गए। क्यों कुछ होता होगा? क्योंकि कम से कम उसके पास अब विकल्प खुले हैं कि नॉर्थ सी के ऊपर से होकर के वो सीधा अटलांटिक सी से एंट्री कर जाए, या फिर नॉर्थ सी से होकर के थोड़ा नीचे की तरफ स्ट्रेट और डोवर से होते हुए इंग्लिश चैनल से निकलते हुए और फिर अटलांटिक सी में आ जाए। कम से कम रास्ते तो हैं। यहां पर आने के बाद में ऑप्शन तो कई हैं, अटलांटिक ओशन में घूम घाम करके वापस आ जाओ। यहां क्या करे? अगर किसी ने रास्ता रोक दिया तो मारा जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कैटेगार्ड बे और स्केजरैक बे। हाँ भाई, एक बालक ने कमेंट किया है सर हम लोगों को घाटा हो गया, 350 रुपए हमने ज्यादा दे दिए। बिल्कुल बेटा, आपने 350 रुपए ज्यादा दे दिए क्योंकि आपने 19 के अंदर कोर्स खरीद लिया। बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस घाटे को कैसे चुका पाऊंगा? मतलब कैसे आदमी हो यार, 2 महीने से कोर्स पढ़ रहे हो, 2 महीने से कोर्स पहले पढ़ लिए हो, 2 महीने का कोर्स तुम्हारे पास पहले पहुंच गया, समय की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास।
और अगर नहीं है तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूं। अब तुम्हें लगता है कि 2 महीने पहले तुमने सारी चीजें सीख ली लोगों से, वो भी तुम्हारे लिए वैल्यूलेस है, 350 रुपए ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशान हो तो संपर्क कर लेना, कोशिश करेंगे तुम तक भैया को जो हमारे पास संपर्क है किसी को कहने भाई इनको दे दो, है ना। चलो आओ, तो इधर की तरफ देखो, काटे काट में और स्टेज रैक में, ये 2 रास्ते से आपने जब आगे निकला, यानी गेट को काट के स्टेज से, यानी केज से बाहर निकल करके कहां पहुंचे, गेट को काट के केज से बाहर निकले और नॉर्थ सी में आकर के आप पहुंच गए। अच्छा, नॉर्थ सी में पहुंचने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या क्या मिले, तो आपके पास में ऑप्शन मिले कि आप डोवर स्ट्रेट से होकर निकल जाए। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे ही हमने डोवर जैसी नाम से एक और स्टेट याद की थी, कुछ याद आ रहा है? अमेरिका के पास में ऐसी स्टेट थी। इंग्लिश चैनल क्या है बालिश? इंग्लिश चैनल एक स्टेट समझ लीजिए, डोवर स्टेट का बड़ा मुखौटा है। इंग्लिश चैनल अंग्रेजों को फ्रांस से अलग करने वाली जगह। आगे बताइए, कुछ ऐसी एक स्टेट थी डी से, नहीं आ रहा? लेब्राडोर सी को बैफिन बे से जोड़ने वाली, कुछ याद आया? लेब्राडोर सी को बैफिन बे से जोड़ने वाली, अर्पित को याद आ गया। डेविस स्ट्रेट, बिल्कुल, विकास को भी याद आ गया, लक्ष्मण बिल्कुल। तो डोवर स्टेट और डेविस स्टेट में कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने इसीलिए साथ साथ पूछ ली। अभी बात ध्यान से समझ में, डेविस अलग है, डोवर अलग है, क्लियर बेटा? आइए, तो डोवर स्टेट कहां खुलती है? इंग्लिश चैनल। आपको याद है इस इंग्लिश चैनल को पार करने वाले लोगों के नाम बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। इंडिया से भी कोई है जिसने इंग्लिश चैनल को पास कर रखा है? पास का मतलब तैर के पार कर रखा है, यहां से यहां तक, फ्रांस से तैरते हुए गए यूके तक। कुछ नाम भी है उनका, किसी को याद हो तो मुझे बता सकते हैं। भारत की पहली महिला जिसने इंग्लिश चैनल तैर के पार किया था, कुछ 28-30 किलोमीटर चौड़ा समुद्र है, इसको पार किया था। किसी को याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साहा, कोई मधुमती साहा है कि क्या नाम है, भूल रहा हूं। आरती साहा है ना, साहा तो याद आ गया था, आरती साहा है ना, हाँ आरती साहा, ठीक है ना, जिन्होंने इसको तैर कर पार किया था। मधुमती साहा बोल रहा था, ठीक है। चलो, तुम मेमोरी कमजोर तो नहीं हुई मेरी, ये इंग्लिश चैनल को लेकर पार किया हुआ है ना। और एक पुरुष है जिसका नाम शायद मीर सेन है, अगर मैं सही हूं तो चेक कर लेना, जिन्होंने इसको तैर करके पार किया हुआ है, ठीक है। एनीवे, यहां से आगे हम निकल करके आते हैं और निकल करके फिर अटलांटिक सी में घुस जाते हैं। आपको ये तो पूरा की पूरा याद है, क्षेत्र कल भी बताया था कि ब्रिटेन और आयरलैंड को कंबाइंड रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रिटिश आइल्स के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? ब्रिटिश आइल्स के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें एक तरफ स्थित है आयरलैंड, एक तरफ स्थित है उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये 5 जगह मिलकर के ब्रिटिश आइल्स कहलाती हैं। इनमें से आयरिश सी, आयरलैंड वाले आइलैंड को, ब्रिटेन वाले आइलैंड को पृथक करने वाले का नाम है आयरिश सी, आयरलैंड से आयरिश सी, ठीक है ना। और आयरिश सी के नीचे इधर वेल्स है, इधर इंग्लैंड है, यहां स्थित है सेल्टिक सी। सेल्टिक सी कहां पर है? ये रहा, आयरिश सी से नीचे सेल्टिक सी, और यहां पर स्थित है ब्रिस्टल चैनल। अब आप कहेंगे सर मुझे तो याद नहीं रखना, मत रखो, मैंने तो केवल ऐसे ही बोल दिया। अब जैसे मान लो आप में से बहुत सारे लोगों ने कटा हुआ गेट याद नहीं किया था, काटे गेट याद करने की जरूरत नहीं था, काट के गेट क्या याद करना, छोड़ो क्या दिक्कत है, ऐसे ही जो केज है उसमें रैक बना के कोई निकला है, इस केज रैक याद रह जाता है तो याद रख लो। सेल्टिक सी बाई चांस याद रह जाए तो रख लो, नहीं तो ब्रिस्टल, मतलब इंग्लैंड वाली है तो ब्रिस्टल है, तो ब्रिस्टल सी याद रह जाता है तो रख लो। मैं एक बार के लिए रैंडमली आपसे पूछकर देखता हूं कितना चीज याद रहा। क्या हुआ ना, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुन तो लिया, लेकिन कईयों को गजब का फ्रस्ट्रेशन आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तो चल रहा है, कहां चल रहा है, मेरे को कोई बात नहीं समझ में नहीं आ रहा, चर्चा कर लेते, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो भाई आओ, एक बार के लिए इसी बात पर, क्या बात कर दी आपने, इसी बात पर आपके साथ में हल्की सी चर्चा कर ली जाए। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले साहब कहां से शुरू हुए थे हम? यहां से। सब लोग अपना अपना पेपर में नाम, मतलब नाम लिख रहिएगा, जिसको जो याद रह जाए, है ना, जिसको याद रहना है वो रख लेगा, पेपर में लिखते चलना। मैं तो यहां लिखता चल रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे याद रखते चलना, मैं जहां पर पेन रखूंगा आप उसका नाम कॉपी में लिख लेना कि आपको याद है कि नहीं। हमें किसी को याद आ रहा है क्या? ये सी ऑफ अजोब नाम है इसका, क्या नाम है? सी ऑफ अजोब। सी ऑफ अजोब ब्लैक सी से जोड़ने वाली स्ट्रेट का नाम किसी को याद आया क्या? खर्च होता है यहाँ पे, खर्च स्ट्रेट। फिर साहब ब्लैक सी दिखाई देगा, ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद में यहां पर एक स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। यहां पर एक समुद्र है, मरमरा सी। मरमरा सी के बाद में फिर एक स्ट्रेट है, डार्डेनल्स स्ट्रेट। फिर एक समुद्र है, एजियन सी। फिर एक समुद्र है, मेडिटेरेनियन सी। चलो कोई नहीं, आगे आ जाओ, इधर आओ। यहां पर हम निकले तो हमें यहां पर एक रास्ता दिखाई दिया, कहां गया? रास्ते बुरा मान गया, हाँ भाई, यहां निकले, यहां पर हमें रास्ता दिखाई दिया, नाम था इसका जिब्राल्टर जलसंधि। क्या नाम था? जिब्राल्टर। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने पेपर पर लिखते चलिए, देखते कितना याद रहा, अपना दिमाग का टेस्ट करते रहिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है। जिब्राल्टर सी हो गया, चलो अब चलते हैं भाई। यूरोप में एंट्री हो चुकी थी आपकी, यूरोप में एंट्री हो चुकी थी। यूरोप के अंदर जब हम एंट्री कर रहे थे तो यहां पर हमको एक समुद्र दिखाई दिया, ये रहा, इसका नाम था व्हाइट सी। क्या नाम था? व्हाइट सी। अच्छा, व्हाइट सी के बाद में यहां पर बैरेंट सी, इधर की तरफ काला सी, लाव्रोव सी। चलो बाद में चर्चा कर लेंगे। आइए इधर आते हैं साहब, यहां पर फिनलैंड दिखाई दे रहा है, यहां पर रशिया दिखाई दे रहा है। फिनलैंड और रशिया के बीच में यहां पर एक गल्फ है, उस गल्फ का नाम अगर आपको याद हो तो बता दीजिए। गल्फ ऑफ फिनलैंड, अगर याद आ जाए तो लिखते चलिएगा, अपने पेपर में लिखते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। गल्फ ऑफ फिनलैंड। अच्छा, यहां पर बाल्टिक सी याद है हमको, इसी कारण से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। यहां पर एक गल्फ स्थित है, ये रही, इसका नाम है गल्फ ऑफ रीगा। क्या नाम है? गल्फ ऑफ रीगा। अच्छा, ऐसे ही यहां पर एक गल्फ है, इसका नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या नाम है? गल्फ ऑफ बोथनिया। अब भाई यहां से चल रहे हैं बाल्टिक सी से होते हुए, यहां पे डेनमार्क ओपन है। यहां पर देखिए जरा, क्या काटा था किसने? काटे गेट, ये रहा है। यहां पर केज रैक, इसके बाद में नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के बाद में यहां पर डोवर स्ट्रेट, डेविस उधर, डोवर जल संधि इधर। फिर यहां पर इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के साथ साथ इधर की तरफ आयरिश सी, सेल्टिक सी, गन से ब्रिस्टल चैनल, अटलांटिक सी, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। हाँ जी, नॉर्थ सी बताइए, आप लीजिए, देखते हैं आपको कुछ याद रहा क्या। जरा देखिए दिमाग में, अगर आपको कुछ याद रहा क्या, ये लो, कुछ याद रहा हो तब तो बात करें, अदरवाइज तो क्या मतलब इस सेशन का। मैच कर लो, किसी के कुछ याद रह गया हो तो बाई चांस याद रह गया हो तो थम्स अप कर देना। काटे गेट, केज रैक याद रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, थम्स अप कर देना। हाँ सर, कुछ तो याद रह गया, ठीक है। अब बस 3 समुद्र और याद कर लो, आज का सेशन खत्म। अर्पित को सारे याद रह गए, 80%, अमन फैंटास्टिक, अप्रॉक्स 80%, थैंक यू याद लग गई, 90% भी याद रह गए, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना, याद सारा हो जाएगा, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। अगर आपका वो सब दिमाग में घुस जाएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब बस 3-4 समुद्र और बचे, बाकी पूरे समुद्र खत्म हो जाएंगे। कौन से साहब? अब देखो, एजियन सी तक हम लोग कर चुके थे, डार्डेनल्स स्ट्रेट के बाद में एजियन सी। अब एक नाम का सी और याद कर लेते हैं, कार से क्रेटा, कार क्रेटा,
ऐसे ही यहां पर ग्रीस के पास क्रेटा कार है, भाई क्रेटा कार में ग्रीस लगवाई हमने, हमारे पास क्रेटा कार है उसमें क्या लगाई, ग्रीस लगवाई। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर हमने ग्रीस लगवाई, लेकिन हमें पता चला कि हमारी क्रेटा कार तो बैटरी से चलती है, और बैटरी में क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन, आयन का मतलब समझते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, कैटायन, एनायन, ठीक है। तो हमारी कार में हमने ग्रीस लगवाई क्रेटा कार में, और हमने जैसे चलाने के लिए तैयार किया, पता चला कि हमारी कार के जो आयन है ना, उन आयनों में आर्द्रता आ गई। आर्द्रता, आर्द्रता बोले तो ह्यूमिडिटी। फिर से ग्रीस, ग्रीस के पास क्रेटा कार, हमने क्रेटा कार में ग्रीस लगवाई, हमने देखा हमारी कार बैटरी से चलने वाली है, हमने अपने आयन चेक किए, आयन चेक किए तो पता चला उनमें क्या आ गई, आर्द्रता आ गई। आर्द्रता बोले तो एड्रियाटिक सी आ गई। हमने कहा अब क्या करें, हमने कहा अब क्या करें, तो हमने जूते पहन रखे थे। ये जूते जैसा देश कौन है, इटली। हमने जूते पहन रखे थे, हमने कहा कोई बात नहीं, हील वाले जूते हैं, कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, अपन अपनी कार में धक्का मार लेते हैं। धक्का मार लेंगे, बोले हाँ, पर सर चक्कर हो गया। हमने कहा क्या चक्कर हो गया, बोले सर टायर ही नहीं है गाड़ी में। तो हमने कहा यार तुमने क्रेटा गाड़ी ले रखी है कि बैलगाड़ी ले रखी है। हमें गुस्सा आ गया, हमने कहा हद है, मतलब तुमने क्रेटा गाड़ी ले रखी है, पहले कह रहे हो सर हमने बैटरी वाली ले ली, सर उसमें आर्द्रता आ गई। अब तुमने जूते पहन रखे तो कह रहे हो सर उसमें टायर नहीं। तो हमने कहा जूते पहन रखे तो टायर हटा लोगे क्या, गाड़ी चल के चलेगी क्या, बैल है क्या तुम्हारी गाड़ी। बोले हाँ सर हमें तो ऐसे लग रहा है हमारी गाड़ी लुढ़क लुढ़क के चलेगी। हमने कहा अच्छा, फिर तो अच्छा है, तुम अपनी गाड़ी को बैलगाड़ी ही कह दो, तुम अपनी गाड़ी को बैलगाड़ी ही कह दो। चलो फिर से शुरू करते हैं। क्या, सबसे पहले ग्रीस यानी यूनान, उसके पास क्रेटा गाड़ी थी, क्रेटा गाड़ी बैटरी वाली थी, आयन से चलने वाली थी, लेकिन आयनों में आ गई आर्द्रता। मतलब ये बिल्कुल वैसी चीज हो गई कि आपका कोई दोस्त आपसे गाड़ी मांग रहा है, आपसे कोई दोस्त आपसे गाड़ी मांग रहा है, ओमकार सर आपके पास कौन सी गाड़ी है, नाम लो, सारी है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने क्रेटा गाड़ी देखी, आपका कोई दोस्त चाबी मांग रहा है, भाई चाबी दे देना यार गाड़ी चलानी है। तो बोले अच्छा, बोले साहब हम आपको चाबी तो दे दें, लेकिन सर वो बैटरी से चलने वाली गाड़ी है। तो बोले बैटरी से चलने वाली है तो ला देते, चार्ज कर लेंगे। अरे सर चार्ज कैसे कर लोगे, उसमें तो आर्द्रता आ गई। अच्छा अब आर्द्रता आ गई, आपने दिमाग खा लगाया, आर्द्रता आ गई, क्या करें, ला हम तो गाड़ी में बैठ के देख लेंगे, हम ध्यान से लुका के देख लेंगे। सर मैं क्या कहूँ उसमें तो टायर नहीं है सर, लेकिन आप लोगों ने जूते पहन रखे हैं उसमें टायर नहीं है। तो यार जवाब नहीं दे, बेवकूफ आदमी है क्या, अब टायर नहीं है तो हम क्या करें। बोले सर टायर नहीं है, एक काम करो आप इसको ना सर लुका के ले जाओ। मैं यार टायर के बिना लुका के कैसे ले जाए, सर लिगुड़ लिगुड़ करके ले जाओ, बस लिगुड़ लिगुड़ करके ले जाओ। ठीक है साहब, लिगुड़ लिगुड़ करके ले जाएंगे, लिगुड़ लिगुड़ करके जब ले जाएंगे तो किसी ने देखकर हमसे कह दिया इससे अच्छा तो बैलगाड़ी ले लेते महाराज, बैलियारिक सी। कौन सा सी, बैलियारिक सी। अब जिनको जितना याद रहेगा अच्छा है, जिनको याद नहीं रहा कोई बात नहीं। अब हमने आपको 5-6 समुद्र याद करा दिया हमारे हिसाब से। तो कौन कौन से समुद्र याद करा दिया, आज देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सी ऑफ क्रेटा की बात करी, क्रेट सी के बारे में बात करी। क्रेटा के अंदर हमने कहा भाई साहब गाड़ी चार्ज करा दो, ग्रीस डला ली, क्या करें। बोले सर मेरी गाड़ी तो आयन से चलने वाली है, आयोनियन सी। हमने कहा तेरे आयन को चार्ज कर देंगे। बोले नहीं सर उसमें तो आर्द्रता आ गई, एड्रियाटिक सी। हमने कहा यार गजब आदमी हो, आर्द्रता आ गई तो क्या करें। बोले सर आपने जूते पहन रखे। बोले हाँ इटली आ गया बीच में। बोले आ गया सर। बोले अब क्या करें। बोले सर अब आपके पास में इटली आ गया, जूते पहन रखे हैं तो एक काम करिए सर आप। बोले हाँ बताइए सर, इसको लुटा के ले जाइए। हमने कहा भाई इसमें टायर नहीं है। तो बोले सर टायरेनियम सी। बोले अच्छा टायर नहीं है तो क्या करें साहब। बोले सर अब आप उसके पास एक काम करो, अब आप उसको लुटा के ले जाओ, मतलब लिगुरियन, लुटा लुटा करके लिगुरियन सी। बोले यार दुनिया देखने वाली कही, हमने बैलगाड़ी रखी है तो बालगेरियन कर दीजिए सर, खत्म बात। ये जैसा अगर आपको याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको मेडिटेरेनियन सी के अंदर छोटे मोटे सी याद रह जाए बहुत अच्छी बात है। इटली के पास एक खूबसूरत सी जगह जिसका नाम है वेनिस, तो यहां पर स्थित है गल्फ ऑफ वेनिस। ये लीजिए आपको मैंने पूरी तरह से मेडिटेरेनियन ओशन के समुद्र भी याद करा दिए। बहुत तो भेजा भाई हो चुका है, कोई बात नहीं, एक बार और देख लोगे कीर्ति, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो, जितनी ज्यादा बात पढ़ोगे उतने अच्छे याद रहेंगे। क्लियर, डन हो गया। फोर्थ ऑप्शन हिंदी में क्या लिखा, अरे वो देश है इटली के नाम से। डन, दुनिया छोटी सी लग रही है, क्लियर हो गया। चलो तो मस्त रहो, बिंदास रहो, इन समुद्रों को याद करके आओ, ये पूरा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। चलिए खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मुलाकात करते हैं इसी जोश के साथ। थैंक यू।